गुड मॉर्निंग क्लास। हमने पीछे आपको सुप्रीम कोर्ट समझाया है, उसमें मैंने 3 बार में उसे 3 सेगमेंट में समझाया है। जैसे पहले समझाया न्यायपालिका के आधारभूत समझ, दूसरे में बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, वेतन भत्ते शपथ इनके बारे में बताया है, और फिर हमने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या है। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वृद्धि, शक्तियों में वृद्धि कैसे की जा सकती है, और साथ में उसकी स्वतंत्रता को कैसे संतुलित किया गया है या कैसे स्पष्ट किया गया है, और कुछ बेसिक टर्म जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में वृद्धि, की शक्ति में वृद्धि, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला एक आर्टिकल हमें समझना है, आर्टिकल 138। ध्यान से समझें, इसमें क्या है कि संसद, मतलब सभी में संसद को ये पावर दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को वृद्धि कर सकती है। जैसे इसमें अगर पूछा तो संघ सूची में जो संघ सूची के विषय हैं उन पर संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को पावर में उसकी वृद्धि कर सकती है। ठीक है, तो ये किस में है, 138 में। इसी तरीके से अगर आर्टिकल 139 की बात करें तो उसकी रिट अधिकारिता को बढ़ा सकती है संसद। मैंने आपको रिट पढ़ाई है कि कौन कौन सी रिट जारी करती है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये मतलब संसद को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता को इसके तहत वो बढ़ा दे। साथ में अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 140 की, तो उसमें आनुषंगिक शक्तियाँ जो होती हैं, आनुषंगिक शक्ति उन्हें बढ़ा सकता है, जिसे हम अवशिष्ट शक्तियों की भांति देख सकते हैं। तो संसद को ये पावर दी गई है कि वो इसके तहत संघ सूची के विषयों पर पावर सुप्रीम कोर्ट की बढ़ा दे, इसके तहत रिट अधिकारिता बढ़ा दे, इसके तहत आनुषंगिक शक्तियां बढ़ा दे। एक और है आर्टिकल जहां से क्वेश्चंस पूछा गया, आर्टिकल 134 क्लॉज 2। इसके तहत ये कहा गया है कि आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए भी संसद को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को बढ़ा सकती है। तो मैंने एक सिंपल सा टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछा गया है कि किन अनुच्छेदों के तहत ये संसद को शक्ति दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ा सकती है। तो आर्टिकल 138 में संघ सूची के विषयों पर पावर बढ़ा सकती है, 139 में रिट अधिकारिता पर पावर बढ़ा सकती है, 140 में आनुषंगिक शक्तियों पर बढ़ा सकती है, और आपराधिक मामलों में किसमें 134 क्लॉज 2 के तहत बढ़ा सकती है। ये सिंपल सा टॉपिक था। अब हम बताते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे स्पष्ट किया गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से और विधायिका से स्वतंत्र है। तो इसे समझते हैं। सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता। देखिए, पहला इसमें क्या हमें समझना है, आपने सुना होगा कि इनकी नियुक्ति जो होती है वो कॉलेजियम के माध्यम से होती है, जो मैंने पीछे समझाया। इसका मतलब उस कॉलेजियम में सभी न्यायाधीश होते हैं और जिनकी वो सिफारिश करते हैं उन्हीं की राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है। इसका मीन्स इसमें कार्यपालिका की दखलंदाजी ना के बराबर होती है। तो पहला ये निष्पक्षता के लिए। दूसरा अगर हम कहें तो कार्यकाल इनका देखिए, कार्यकाल कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु तक होगा। 65 वर्ष से पूर्व किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। हालांकि कदाचार या वो एक अलग प्रोसीजर है, सामान्य केसेस में किसी को इसके पद से वंचित किया नहीं जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो वेतन एवं भत्ते की बात, वेतन व भत्ता हमारे यहाँ संचित निधि पर इनका वेतन व भत्ता भारित है, और कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्ते को कमी भी नहीं की जा सकती है। केवल एक ही परिस्थिति है जब हम कहते हैं वित्तीय आपात, उसी दौरान इनके वेतन व भत्ते में कमी की जा सकती है। तो ये नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन व भत्ता। अब चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, आर्टिकल 139 मैंने पढ़ाया है, अवमानना। अगर इनके निर्णयों के खिलाफ, इनके आदेशों के खिलाफ कोई भी इनकी नहीं मानता है तो उन परिस्थितियों में ये दंड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्हें दी गई है। उसके बाद आपको पता हो, पांचवी जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में बहस नहीं हो सकती है। तो ये भी इनकी पावर है, इनके आचरण पर कोई बहस नहीं कर सकता। फिर अगर और बात कहें तो कहा जाता है कि न्याय का काम सिर्फ न्यायपालिका करेगी, न्याय का काम सिर्फ न्यायपालिका करेगी। एक बात और समझना है कि ये लोभ के में ना आ जाए, इसलिए इनकी कहा जाता है कि अन्य किसी पद को,
मतलब रिटायर होने के बाद ये वकालत नहीं किसी कोर्ट में कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान से सुने कि राजनीतिक पद धारण करने से इन्हें रोका नहीं गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिन्होंने राज्यसभा की सदस्यता ली है अपने पद से रिटायर होने के बाद। ठीक है, राजनीतिक पदों पे रोका नहीं गया है, लेकिन वकालत किसी न्यायालय में नहीं कर सकते हैं, ये बात यहाँ से ध्यान रखने वाली है। तो ये इनके सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को निर्धारित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, जिन्हें हमें संक्षेप में याद रखना है। अब हम बताते हैं कुछ टर्म होते हैं जिन्हें लोगों की सामान्यतः समझ नहीं होती है। जैसे आपने सुना हो, दो तरीके के मामले होते हैं, एक होते हैं सिविल मामले। तो देखिए सिविल मामले क्या होते हैं, और एक होते हैं आपराधिक मामले। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं एग्जाम में। सिविल मामले में जिसमें संपत्ति का मामला हो, संपत्ति भूमि हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, या हम कहें कोई विवाह का मामला हो, इसमें तलाक हो सकता है, तो ऐसे मामले सब कैसे कहलाते हैं? सिविल के मामले। समझे? और आपराधिक मामले कौन से होते हैं? जिनमें आपको पता है हत्या का प्रयास किया गया हो, चोरी की गई हो, या हम कहें किडनैपिंग की गई हो, ऐसे मामले कैसे कहलाते हैं? आपराधिक मामले। तो ये छोटे से टर्म है, सिविल मामले कौन से होते हैं, आपराधिक मामले कौन से होते हैं। जैसे किराएदार और मकान मालिक का कोई विवाद हो जाए तो वो सिविल मामला आएगा, पति पत्नी का विवाद आ जाए तो सिविल मामला आएगा। ठीक है, तो ऐसे समझने वाली चीजें हैं कि आपराधिक और सिविल मामले। इसी तरीके से एक होता है, ध्यान से समझे टर्म, शमनीय अपराध। शमनीय अपराध, इसे समझना है कंपाउंडेबल ऑफेंस बोलते हैं। ये शमनीय अपराध कौन से अपराध होते हैं? जो समझौते से निपटाए जा सके। जैसे दो पक्ष हैं, दोनों के पक्षों के बीच में जिसमें हम समझौता करा लें, अगर समझौते से वो अपराध निपट जाता है, मतलब मामला सुलझ जाता है, तो हम उसे कहते हैं शमनीय अपराध। और एक होता है अशमनीय अपराध। अशमनीय अपराध, जैसे मैं सपोज करो कोई संपत्ति का मामला है तो समझौते से क्या होगा? निपटाया जा सकता है। और अशमनीय अपराध में कौन से आ जाते हैं? जो किडनैपिंग के हैं, हत्या के हैं, जिन्हें हम समझौते से निपटा नहीं सकते, उनके लिए हमें दंड देना ही पड़ेगा। वो कैसे अपराध कहलाते हैं? अशमनीय अपराध। इसी तरीके से गिरफ्तारी होती है, संज्ञेय गिरफ्तारी और असंज्ञेय गिरफ्तारी। तो देखिए असंज्ञेय पहले समझते हैं। असंज्ञेय को हम कहते हैं नॉन कॉन्जिनेबल। ठीक, इसमें क्या होता है कि जिसमें न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, होती है इसमें। और अगर हम संज्ञेय कह दें तो इसमें क्या होगा कि न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। मीन्स अब हम संक्षेप में कहें कि असंज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जिसमें पुलिस अधिकारी जब किसी को गिरफ्तार करेगा तो न्यायाधीश से अनुमति क्या करेगा? लेगा। और संज्ञेय में क्या करेगा? नहीं लेगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म हैं जो हमने आपको बताए। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट आपका कवर हो गया। अब अगले में जो हम आपको समझाएंगे वो हाई कोर्ट समझाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतना ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ भी पूछा किसी एग्जाम में नहीं जाता। ठीक है, थैंक यू।